मैं हम सब ड्रामा ग्रुप काली मशरूट की जानिब से तमाम हाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज की पेशकश है किस्सेबाजी। पेशकश जनाब दानिश हुसैन साहब। हम सब ड्रामा ग्रुप ड्रामा ऐसा फ़न लतीफ़ है जिसके ज़रिए उन हक़ाइक़ को किरदार का जामा पहनाकर पेश किया जाता है जो कभी माजी में वाक़ हुए थे। ड्रामा वाहिद वो फ़न है जिसके ज़रिए मखसूस शख्स के नज़रियात, उसके हालात ज़िंदगी और उसके हर गोशे को स्टेज के ज़रिए पेश करके नाज़रीन के सामने एक पैगाम पहुँचाना होता है जिसे नाज़रीन का जहन बहुत तेज़ी से कबूल करता है और ड्रामा के ज़रिए जो पैगाम नाज़रीन तक पहुँचता है वो बहुत मुअस्सर और देरपा साबित होता है। अगर ड्रामा अच्छा है तो उसके किरदार नाज़रीन के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं और एक अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं। गालिब स्ट्रीट वो इल्मी व अदबी इदारा है जो न सिर्फ कागजी बाजी गिरी पेश करता है बल्कि मुतअद्दिद अदबी व सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद करता रहता है। उसका एक अहम हिस्सा हम सब ड्रामा ग्रुप है। इस ग्रुप का ख़ास मकसद गालिब की शख्सियत और गालिब की रोज़मर्रा ज़िंदगी को, उसके अहद के अहवाल को ड्रामाई अंदाज में पेश करना है। हम सब ड्रामा ग्रुप का क़याम 5 अगस्त 1974 को विलिंगटन क्रिसेंट नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान हुआ। इस मीटिंग में बेगम आबदा अहमद साहिबा ने ड्रामे से जुड़े मुमताज़ फ़नकारों अदीबों को मदऊ किया। तवील गुफ्त शनीद के बाद तय पाया कि ड्रामा ग्रुप का नाम हम सब ड्रामा ग्रुप रखा जाए, जो गालिब मशरूट का कल्चरल विंग होगा और अपनी इनफरादियत और आज़ादी के साथ काम करेगा, जिसका मकसद होगा उर्दू ड्रामों का फ़रोग़ और मुल्क के कोने कोने में उर्दू ड्रामों के स्टेज शो और सिन्फ़ ड्रामा निगारी को फ़रोग़ देना इस ग्रुप का ऐन मकसद होगा। इसके अलावा स्टेज के लिए उर्दू अदीबों से बड़े और मेयारी ड्रामे लिखवाना, दूसरी ज़मानों के ड्रामों का तर्जुमा उर्दू में करके ड्रामा स्टेज करना, ड्रामा निगारी मुकाबले मुनक़िद करना, अच्छे ड्रामों को इनाम देना और मजमूई तौर पर हम सब ड्रामा ग्रुप का मकसद सिर्फ उर्दू ड्रामा निगारी को दूसरी असनाफ की सफ़ में खड़ा करना और मकबूल बनाना। ड्रामा निगार का मकसद अपने तख्लीक करदा किरदारों से इंसानी मसाइल और दुश्वारियों को अवाम के सामने लाना और मसाइल का हल तजवीज़ करना। मोहतरमा बेगम आबदा अहमद साहिब के दिल में अवामी बेदारी का बेहद जज्बा था। इस ज़ौक़ की तस्कीन के लिए वो हमेशा कोशा रहीं कि ड्रामे के ज़रिए अवाम में बेदारी कायम हो। यह आज़ाद हिंदुस्तान का पहला उर्दू ड्रामा ग्रुप कायम हुआ था। इससे कबल बहुत से ड्रामा ग्रुप थे जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में काम किया करते थे। हम सब ड्रामा ग्रुप के क़याम से अब एक बरस कबल इंस्टीट्यूट की एक कल्चरल सोसाइटी बनी। उसके बाद से अब तक हम सब ड्रामा ग्रुप के ज़ेर एहतमाम उर्दू ड्रामे जो स्टेज किए गए हैं उनमें मेरे बाद गालिब कौन है, गालिब, तमाशा और तमाशाई, तन्हाई का जहर, गालिब की दिल्ली, अनारकली, इकबाल, उर्दू की कहानी, जिंदा दिल रूह है, यहूदी की लड़की, दास्तान अपनी, मेरा भाई मेरा दोस्त, याद जोश फ़राक, मेरा भाई मेरा दोस्त एक मरतबा फिर हुआ, तीसरा जहां, नकली खुशी, असली चेहरे, डगर पनघट की, बेटी बड़े घर की, गालिब की वापसी, जिसके 25 से ज़ायद शो मुतअद्दिद शहरों में पेश किए गए हैं। मान जाओ बेगम, इतराफ़ गालिब, स्पार्कटस, क़ैद हयात, अनारकली, अकबर सलीम, दोज़ख, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, दिल्ली का आखिरी मुशायरा वगैरह। गालिब इंस्टीट्यूट हम सब ड्रामा ग्रुप के नाम से एक इनाम पेश करता है, हम सब गालिब इनाम बराए उर्दू ड्रामा। लीजिए आपकी खिदमत में पेश है किस्सेबाजी पेशकश जनाब दानिश हुसैन। मेरी दरख्वास्त है जनाब तुषार कदम साहब से कि वो ड्रामे का आगाज़ फरमाएं। बहुत शुक्रिया।
आदाब अर्ज़ है। आज की इस क़िस्सेबाज़ी की महफिल में आपका खैर मक़दम है। आज हम आपके सामने एक दास्तान पेश करेंगे। दास्तान एक लंबी तवील कहानी को कहा जाता है, ऐसी कहानी जो एक नशिस्त, एक बैठक, एक सिटिंग में ख़त्म नहीं हो सकती। उस दास्तान को मुकम्मल सुनने के लिए आपको बार बार कई नशिस्तें लगानी पड़ेंगी, कई बैठकों में आना पड़ेगा, कई सिटिंग्स करनी पड़ेंगी। तो आप में से जो हजरात ये सोच रहे हैं कि आज वो आ गए देखने के लिए और बाद में शहर में ये कहते फिरें कि हमने तो उनका शो देख लिया, अब दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत बयान है, ठीक नहीं है। आप जब भी सुने कि क़िस्सेबाज़ी की महफिल है, आज कहानी का आगाज़ है, आप जब भी सुने क़िस्सेबाज़ी की महफिल है, दौड़ के आइए देखने के लिए। और अगर टिकट है तो बिल्कुल आइए, शायद हम रच के कहानी सुना रहे हों। ख़ातिन हज़रात, दास्तानें दुनिया में बहुत सी मशहूर हुई, जैसे महाभारत, शाहनामे, अल्फ लैला, होमर की ओडिसी। लेकिन जो दास्तान गोई के फ़न के साथ मंसूब हुई, वो दास्तान है दास्तान अमीर हमज़ा, जिसमें अमीर हमज़ा अमीर बातौक़ीर साहिब क़रार उन जादूगरों और उन बादशाहों से मुकाबला कर रहे हैं जो अपने आप को खुदा कहते हैं या खुदाई का दावा रखते हैं। अब जो हिस्टोरिकल ओरिजिन है दास्तान अमीर हमज़ा का, वो अरब है, लेकिन जो भी पहले पुराने नुस्खे मिलते हैं वो फारसी में मिलते हैं। गालिबन हुमायूं के ज़माने में शाह तमस्क ईरान का बादशाह था, उनके दरबार में एक दास्तान गो था तकालतू खान। वो तकालतू खान साहब, नहीं फ़ोन क्या है, वो अभी फंस जाएंगे शहर में, आप घबराइए नहीं, जो फ़ोन पे लगे हुए हैं उनके तोते उड़ने वाले। हाँ, तो शाह तमस्क जो है ईरान का बादशाह था, उसके दरबार में तकालतू खान करके एक दास्तान गो था। गालिबन वो हुमायूं के साथ हिंदुस्तान आया और तकालतू खान के बेटे दरबार खान ने दास्तान गोई में वो महारत हासिल की कि बादशाह अकबर ने उनसे मुतासिर होकर मुगल हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्ट प्रोजेक्ट कमीशन किया। इस प्रोजेक्ट के तहत इन दास्तानों को 2.5 फीट बाय 3 फीट के कैनवस के ऊपर इलस्ट्रेट किया जाता है। उस कैनवस के पीछे चंद अल्फाज, कुछ की फ्रेजेस लिखे हुए होते थे, जो डिस्क्राइब करते थे कि उस तस्वीर पे क्या है। तस्वीर एक वुडन फ्रेम के अंदर लगा दी जाती थी। दास्तान गो तस्वीर के पीछे खड़ा होता था, बादशाह अकबर सामने तख्त पे बैठते थे। दास्तान गो उन चंद अल्फाज और की फ्रेजेस से ताना बाना बुनकर तस्वीर में जो दास्तान चल रही है उसका बयान करता था। जब बयान खत्म हो जाता था, वो तस्वीर स्लाइड करती थी और अगली तस्वीर आ जाती थी। यकीनन हम ये देखकर कह सकते हैं कि पीपीटी का इजाद मुगल सरकार ने किया। तो अगर पीपीटी सरकार का लक़ब किसी को देना मुनासिब है तो वो मुगल सरकार को देना चाहिए। तो ये दस्तूर, ये सिलसिला तब तक चलता था जब तक बादशाह अकबर को नींद नहीं आ जाती थी। इन सारी दास्तानों को जो है वो बनाने में 15 साल लगे। 1562 से लेके 1577 तक कुछ 1400 फोलियोज पेंट किए गए थे। मुगल एटलियर में कुछ 300 से ज़्यादा आर्टिस्ट बैठ के इसको बनाते थे। और अब इन 1400 फोलियोज में से फ़कत 100-125 फोलियोज दुनिया में बचे हैं, जिसमें से 61 फोलियोज म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट्स वियना में रखे हुए हैं। तो अब दस्तूर ये होता था, बादशाह अकबर बैठे हैं, दास्तान सुनाई जा रही है और जब तक उनको नींद नहीं आती थी दास्तान चलती रहती थी। तो इसमें हमारा बड़ा फ़ायदा हो गया। अब अगर हम दास्तान सुना रहे हैं और आप सो गए तो यकीनन हम बहुत अच्छे दास्तान हैं। और अगर आप दास्तान सुन रहे हैं, जगे हुए हैं, तो आप बाज़ौक़, बाफ़हम, बाअदब लोग हैं। आपकी दाद देनी चाहिए। अरबी, फारसी, संस्कृत सब समझ रहे हैं और यकीनन आपका हाथ चूमना चाहिए। तो अगर आप सो गए तो हमारी जीत, जागते रहे तो आपकी जीत। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप किसकी जीत करवाना चाहते हैं। और जहाँ तक देखिए ज़बान का ताल्लुक़ है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि साहब दास्तान गोई की ज़बान मुश्किल है, ज़रा
तो मैं ये कहता हूं कि भाई आजकल जो चीजें हो रही हैं वो कौन सा आपकी समझ में आ रही है? आरटीआई एक्ट में संशोधन हुआ, किसकी समझ में आ रहा है? सेबी की ओवरसीज फंडिंग तो सेबी भी नहीं समझ पा रही है, बताइए आप मुझे। तो कम से कम एक ऐसी चीज जो है जो आपकी ना समझ में आए लेकिन गालिब इंस्टीट्यूट में हो रहा है प्रोग्राम तो यकीनन अच्छी ही होगी, वो चीज सुनना बेहतर है। और जो चीज आपको समझ में आए तो आप कहेंगे हाँ। देखिए, वाह कहने में आपका बहुत फायदा है। आप वाह कहेंगे, 5 आदमी मुड़ के देखेंगे, इनको समझ में आ रहा है, उससे आपकी इज्जत अफजाई है। कल देखिए एक और नाटक है यहाँ पे मजाज के ऊपर, आप आएंगे तो हो सकता है लोग आप ही का ऑटोग्राफ लेने लग जाए कि कल इनको दास्तान की महफिल में चीजें समझ में आ रही है। तो अपनी इज्जत अफजाई के लिए आप कहेंगे बहुत उम्दा। और जबान का ताल्लुक देखिए सुनने से है, जितना आप जबान सुनेंगे उतना आपको समझ में आएगी। तो आपकी समझ में आए इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का मैं कुछ आपको सुना देता हूं क्योंकि आप थोड़ा माइल हो जाए। बजाओ भाई बजाओ। हाँ, झुंझलाए हैं, लजाए हैं, फिर मुस्कुराए। झुंझलाए हैं, लजाए हैं, फिर मुस्कुराए हैं, किस एहतमाम से हम उन्हें याद आए। और गुजरे हैं मैं कदे से जो तौबा के बाद हम, गुजरे हैं मैं कदे से जो तौबा के बाद हम, कुछ दूर आदतन भी कदम लड़खड़ाए हैं। क्या बात है। अब वो हमें जिस कदर आजमाते रहे। देखिए बहुत अच्छा शेर है कुमार बाराबंकवी साहब का, आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों के काम आएगा। देखिए बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के, दुनिया में सिर्फ 3 किस्म के दुश्मन होते हैं। कितने? जी, दुश्मन, जानी दुश्मन और रिश्तेदार। तो 3 किस्म के दुश्मन होते हैं। अगर आपका साबका इसमें से किसी से पड़ जाए तो आप ये शेर जरूर पढ़िएगा कि वो हमें जिस कदर आजमाते रहे, अपनी ही मुश्किलों को बढ़ाते रहे। ये जो दाद आई है शेर पे, इससे मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों के दुश्मन बहुत है। ऐसी दाद किसी और शेर पे नहीं आ रही थी, जैसे ही ये शेर समझ में आया भैया खटाखट वाह वाह ताली वाली सब बज गई। कि थी कमाने तो हाथों में अगियार के, थी कमाने तो हाथों में अगियार के, तीर अपनों की जानिब से आते रहे। अब मत बुरा उसको कहो, मत बुरा उसको कहो, गर्चे वो अच्छा भी नहीं। मत बुरा उसको कहो, गर्चे वो अच्छा भी नहीं, वो ना होता तो गजल मैं कभी कहता भी नहीं। वो जानता था सितमगर है, लेकिन क्या कीजिए। जानता था सितमगर है, लेकिन क्या कीजिए, उसके अलावा कोई दूसरा था भी नहीं। अब बारहा गुफ्तगू होती रही, लेकिन मेरा नाम, बारहा गुफ्तगू होती रही लेकिन मेरा नाम, उसने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं। और दोस्ती उससे निभा जाए बहुत मुश्किल है। दोस्ती उससे निभा जाए बहुत मुश्किल है। अपना तो वादा है, उसका तो इरादा भी नहीं। अपना तो वादा है, उसका तो इरादा भी नहीं। और कहते हैं कि शम्ह तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे, शम्ह तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे, शहर में एक ही दो होंगे हमारे जैसे। और सख्त जान हमसा कोई तुमने ना देखा होगा। सख्त जान, सख्त जान मतलब 2-3 बार कोविड हुआ, डेंगू हुआ, लेकिन मरे नहीं, ऐसे आदमी कहा जाएगा सख्त जान।
कि सब जान हमसे कोई तुमने न देखा होगा, हमने कातिल कई देखे हैं तुम्हारे जैसे। और उसकी आंखें हैं एक डूबने वाला इंसान, उसकी आंखें हैं एक डूबने वाला इंसान दूसरे डूबने वाले को पुकारे जैसे। और उसने मैं गर्चे बहंगा में कमाल अच्छा है, उसने मैं गालिब इंस्टीट्यूट में बैठे हैं तो अच्छा नहीं लगता, आदमी सब इधर उधर के शायर पढ़ रहा है, गालिब ना पढ़े। हाँ आप लोग भी कहेंगे, बताइए, धोखाधड़ी धड़ी दे के बुला लिया हम लोग यहाँ पे कि उसने मैं गर्चे बांगा में कमाल अच्छा है, उससे मेरा महे खुर्शीद जमाल अच्छा है। और बोसा देते नहीं, दिल पे है हर लहज़ा निगाह, बोसा देते नहीं, दिल पे है हर लहज़ा निगाह। जी में कहते हैं मुफ्त आए तो माल अच्छा है, और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जाम सफाल अच्छा है। और बेतलब दे तो उसमें मजा सिवा मिलता है, बेतलब दे तो उसमें मजा सिवा मिलता है। वो गदा जिसको ना हो हुए सवाल अच्छा है, और उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। और देखिए पाते हैं उस शाह बुतों से क्या फैज, एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बजाओ भाई। तो खातिन हज़रात, दास्तान गोई वो दास्तान है, दास्तान अमीर हमजा वो दास्तान है जिसमें अमीर हमजा अमीर बातौकीर साहिब क़ुरान उन बादशाहों से और जादूगरों से मुकाबला करते हैं जो अपने आप को खुदा कहते हैं या खुदाई का दावा रखते हैं। इस वक्त जहां दास्तान खुल रही है अमीर हमजा और एक बहुत बड़े बादशाह जमुर्रत शाह बाख्तरी और खुदा वंदे लका, बाकी नाम आप भूल जाइए, लका याद रखिएगा। अब सब मजबूरी है, क्या करें, बताना पड़ता है। खुदा वंदे लका से मुकाबला कर रहे हैं। लका का 80 गज का कद है, 60 गज की उसकी दाढ़ी है, दाढ़ी के हर एक बाल में उसने मोती पिरो रखे हैं। जहां जाता है अपने आप को खुदा ऐलान कर देता है, वहां के जो छुटभैये जादूगर हैं उसको खुदा तस्लीम कर लेते हैं। ये खबर अमीर हमजा को पहुंचती है, वो अपना लश्कर लेके कूच करते हैं, लका से जंग करते हैं। लका शिकस्त खाता है, अपना मुंह पिटा के वहां से कहीं और निकल के जाता है, कहीं और जाके फिर खुदाई का ऐलान करता है। वहां के छुटभैये जादूगर फिर उसको खुदा तस्लीम कर लेते हैं। अमीर हमजा को फिर खबर मिलती है, वो फिर लश्कर लेकर कूच करते हैं। लका और अमीर हमजा में जंग चलती है, लका शिकस्त खाता है, वहां से फिर मुंह पिटा के निकलता है, कहीं और पहुंचता है, फिर जाके खुदाई का दावा करता है, और ये सिलसिला 42,000 और आग तक चलता रहता है। अब जहां जंग खुल रही है वहां अमीर हमजा और लका माउंटेन ऑफ अगेट के ऊपर जंग लड़ रहे हैं। लका शिकस्त खा रहा है, पर उसने जो आसपास के छुटभैये जादूगर हैं उनको एक खत लिख दिया है कि भाई यूं तो मैं खुदा हूं, जंग नहीं हार सकता, लेकिन तुम लोगों का इम्तिहान लेने के लिए मैं जंग हार रहा हूं कि कौन कौन मेरी नुसरत के लिए आएगा। अब उसमें से एक खत एक छुटभैये जादूगर अफरासियाब को पहुंचता है जो तिलिस्म में होश होगा, ऐसा तिलिस्म जो आपके होश उड़ा दे। हाँ, ये यहाँ का ड्रामा नहीं कि आपके फोन देख रहे हैं निकाल के, ऐसा नहीं है। वहां घुसेंगे तो होश उड़ जाएंगे आपके। तिलिस्म में होश होगा। उसका बादशाह अफरासियाब उसको खत जाता है। अफरासियाब इतना बड़ा बादशाह है कि उसके बनवाए हुए तिलिस्म में 3 हिस्से और 3 मकाम है। पहला हिस्सा पर्दे जुल्मात यानी अंधेरे का पर्दा, कि जिसके पीछे अफरासियाब के बुजुर्ग
जादूगरों के खुदा सामरी और जमशेद की इबादत करते हैं और उनसे नए नए तहाइफ पाते रहते हैं। दूसरा दर्जा उस तिलिस्म होशरुबा का है तिलिस्म बातिन, नजरों से छिपा हुआ तिलिस्म, जहां पे अफरासियाब और उसके बड़े बड़े वज़रा वगैरह बैठकर होशरुबा के ऊपर हुकूमत किया करते हैं। तिलिस्म बातिन में जो होता है वो दिखाई नहीं देता, जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है। सरकार भी आजकल ऐसे ही चलती है। और तिलिस्म जाहिर, नजरों के सामने का तिलिस्म, जहां रियाया बराया ताजिर, आप और हम जैसे मामूली लोग, इस तरह के सब फेस्टिवल चलते रहते हैं। तो बातिन और जाहिर तिलिस्म के दरमियान अफरासियाब ने सहर यानी जादू से एक दरिया खींचा कि नाम उस दरिया का दरियाए खूने रवा है और उसके ऊपर एक पुल धुएं का बना है और दो शेर मुंह खोले उस पुल के ऊपर खड़े हैं और एक धुएं की इमारत 3 दर्जे की उस पुल के ऊपर बनी हुई है। पहले दर्जे में परियां और शहजादियां मुंह से शहनाइयां और करनाइयां लगाए हमा वक्त उन्हें खुश आहंगी से बजाया करती है। दूसरे दर्जे में उस धुएं की इमारत के परियां मोती में झोली लिए दम बदम मोती उछालती हैं कि मोती दरिया में गिरता है कि दरिया की मछलियां उन मोतियों को मुंह में लिए तैरती फिरती हैं। और तीसरे दर्जे में उस धुएं की इमारत के बड़े बड़े कद्दावर जवान कौम के हबशी दो सफे बांधे आपस में बा शमशीर फरहना करते हैं कि खून उनका दरिया में गिरता है कि वही खून है जिसके सबब से नाम उस दरिया का दरियाए खून रवा है और नाम उस पुल का पुले परी ज्यादा है। और अफरासियाब अपने इस बनवाए हुए तिलिस्म में हवा के तख्त पे सवार अपनी बेगम हैरत के साथ सैर करता फिरता है और मुल्क की खुशहाली और तरक्की के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाया करता है। और आप समझे कितना बड़ा अच्छा है अफरासियाब। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच यह है कि जैसे ही कोई तिलिस्म एग्जिस्टेंस में आता है उसके साथ एक लौहे तिलिस्म, एक तख्ती, वो भी वजूद में आ जाती है। अब उस तख्ती के ऊपर तिलिस्म कैसे तोड़ा जाए, तिलिस्म में क्या क्या मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात के ऊपर बर कैसे आया जाए, तिलिस्म कुशा, तिलिस्म तोड़ने वाले का नाम, सारे राज लिखे हुए हैं। लेकिन इसमें एक पेच और, जो तिलिस्म कुशा है अगर वो तिलिस्म में दाखिल हो जाए मगर लौहे तिलिस्म तख्ती उसके हाथ में ना लगे तो वो तिलिस्म को नहीं तोड़ पाएगा। और अगर आप कहीं चले गए, क्या पता आपका मन किया कि आप कहां फंस गए यार, यहां उर्दू फारसी बहुत चल रही है, उठे और उठ के चले गए, चलो लुटियंस दिल्ली चला जाए, और वहां कोई ऐसा वर्म होल खुला और सडनली आप तिलिस्म होशरुबा में दाखिल हो गए और आपके अंदर ये कैफियत तारी हुई कि मैं इस तिलिस्म को तोड़ूं, लेकिन अगर तख्ती आपके हाथ में लग भी जाए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप तिलिस्म कुशा नहीं हो। यानी जिसका बंदर वही नचाए। आप समझिए क्या है, ये फेस आईडी है। जब तिलिस्म कुशा तख्ती में देखेगा तभी राज खुलेगा, वरना राज नहीं खुलने वाला। अब बड़ी मुश्किल से अमर अय्यार ने और असद गाजी जो तिलिस्म होशरुबा के तिलिस्म कुशा हैं और अमीर हमजा के पोते हैं, इन्होंने लौहे तिलिस्म हासिल की। लेकिन इससे पहले असद गाजी कुछ अमल कर सकें, अफरासियाब की अय्यारा सर शमशीर जन आई और वो लौहे तिलिस्म उनसे चुरा कर चली गई।
यहां तक था प्रीएम्बल। अब आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा। है बजाओ, शुरू करो, आगाज करो। तो सुखन साजाने मानिए दिल फरेब, वो रमूजे शनासाने कलामे रहवो रैब, जादू बयानी से तस्दीर तिलिस्म जमीन तरंग और तदबीर मुअज्जज नुमाया यूं फरमाते हैं कि जब अय्यार बेनजीर वाला तदबीर हुनर परवर ख्वाजा अमर तिलिस्म के अंदर दाखिल हुए, लोहे तिलिस्म हासिल करके असद गाजी को देने ही वाले थे कि अफरासियाब की अय्यारा सर शमशीर जन आई और वो लोहे तिलिस्म उनसे चुरा कर फरार हो गए। उसके ताक़ुब में अमर अय्यार फौरन रवाना हुए। सहरा को पार करते हुए एक पहाड़ की चोटी पे जाके जो पहुंचे तो दूर अय्यारी की दूरबीन लगा के देखा तो क्या देखा कि एक सहरा, चटियल मैदान, न चरिंद न परिंद, एक आध पेड़ कहीं नजर आए तो लुंड मुंड सूखा डंडा, दूर एक बंडोला, एक बगुला गटका नाचता भागता नजर आया। हमारे यार ने जो गौर से देखा समझ गए सरसर शमशीर जन है, फौरन उसके ताक़ुब में आगे चले। अब आगे आगे सरसर जा रही है, पीछे पीछे अमर अय्यार जा रहे हैं। जैसे ही सरसर के करीब पहुंचते हैं, सरसर पैर देके अपना रास्ता बदल लेती है। कभी सरसर के ऊपर काबिज होने वाले होते हैं तो सरसर फौरन पीछे रुक के अपना रास्ता बदल लेती है। इसी फिराक में है, इसी जिद्दोजहद में है कि सरसर फौरन अफरासियाब के दरबार में दाखिल हो गए। हमारे यार वहां बैठे सोच रहे हैं क्या करें क्या न करें। तभी कुछ अय्यारी तदबीर की सूरत अपनी एक कनीज की बनाई और दरबार में दाखिल होकर चुपचाप कोने पे खड़े होकर सारा माजरा देखने लगे। उधर अफरासियाब अपने तख्त पे बैठा हुआ, 1700 नाज़नीन, बेमिसाल खूबसूरत औरतें दुनिया की, बाज तुर्कन, बाज फिरंगन, बाज बंगालन, बाज मराठन, बाज गुजरातन, हर तरह की नाज़नीन मुनजमिद रक्स की मुद्रा में खड़ी। सिर्फ इंतजार है अफरासियाब की दस्तक का और वो तवाफ करें कि इस असना में उधर सरसर पहुंची। लोहे तिलिस्म अफरासियाब को दिया, अफरासियाब को लोहे तिलिस्म दे के सलाम किया। अफरासियाब ने खलत दी, शाबाशी पेश की कि बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद हवा में एक दस्तक दी, एक चिड़िया सोने की पैदा हुई। अफरासियाब ने 2 अंगुल पुर्जे का एक परवाना लिखा, चिड़िया के हवाले किया और चिड़िया चश्मे ज़दन गायब हो गई। अभी चिड़िया गायबी हुई थी कि एक फील नुमा चिंघाड़ने की आवाज आई। पहले दरबार ने मुतवज्जे होकर जो देखा दूर सहरा की चोटी से एक नरगांव सांड चीखता चिल्लाता चला आ रहा है और अफरासियाब के दरबार में आकर दाखिल हुआ। उस सांड ने अफरासियाब को सलाम किया। अफरासियाब ने बहुत मोहब्बत और शफकत से उसकी पीठ पे हाथ फेरा। फिर सांड के कान में कुछ कहने लगा। सांड बार बार सर हिला रहा है। अफरासियाब उस बैल की पीठ पे हाथ फेर रहा है। हमारा यार कोने में खड़ा सोच रहा है, न जाने ये गधा इस बैल से क्या बात कर रहा है। केस असना में उस सांड ने अपना मुंह खोला। अफरासियाब ने वो लोहे तिलिस्म उस सांड के मुंह में रख दी। सांड ने सलाम किया और जश्न खेज करता हुआ चश्मे ज़दन में उस सहरा में गायब हो गया। अफरासियाब ने मूंछों पे दाव दिया, मैंने लोहे तिलिस्म हिफाजत से रखने के लिए भेज दी है। अब कोई साहब मुझसे ना इसका जिक्र करे और ना मुझसे इसका हाल पूछे। ये कह के एक दस्तक जो दी वो सब की सब 1700 नाज़नीन जो मुंजमिद थी रक्स की मुद्रा में आई और तवाफ करना शुरू किया। दरबार में नाच और इशरत शुरू हो गया। एक महफिल जम गई, शराब चलने लगी कि इस असना में अमर अय्यार खड़ा सोच रहा है क्या करूं क्या ना करूं। तभी
मलका हैरत पे नजर पड़ी। अफरासियाब की ज़ौजा एक कनीज़ खास मलका हैरत की बनी सामने गई और कहा, मलका जरा तखलिए में आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मलका हैरत ने देखा कि उसकी कनीज़ खास है, हमदमे अख्तसास है, फौरन उठी, हाथ थामा, दरबार से बाहर निकली, तखलिए में खेमे में आई। कहा, बुआ ऐसा क्या सितम ढा गया कि तुमने मुझे भरे दरबार से उठा के यहाँ अकेले में बुलाया? उसने कहा, क्या करूं, बात ही ऐसी है, ये जो शहंशाह आपसे रोज रूठे रूठे रहते हैं ना, तो मुझे इसका राज पता लग गया है? क्या वजह है जो शहंशाह मुझसे रूठे रूठे रहते हैं? अरे कहूं तो मेरी जबान जल जाए, लेकिन ये शहंशाह जो है ना, ये आपसे रूठे रूठे रहते हैं, इसकी वजह एक गडरिये का लौंडा है। हुजूर उसके ऊपर आशिक हुए हैं और वो जुनान मंत्री निगोड़ा कमबख्त खूब नाजुक करिश्मा अदा दिखाता है, वहां से खुश खुश आपके पास आते हैं, आपके हुजरे में आके आपसे रूठे रूठे बैठ जाते हैं, फिर आपकी तरफ से मुंह फेर के ठंडी ठंडी आंखें भर के सो जाते हैं। ये सुनना था कि मलका हैरत का चेहरा उसके जाविये बदलने लगे। कहने लगी, हाय हाय बुआ, अगर तुमने ये सच कहा है तो शहंशाह बहुत रंज उठाएंगे, मुझे जिंदा ना पाएंगे। उसने कहा, हाय मलका, लोगों का क्या है, वो तो झूठ सच में बात उड़ाते रहते हैं, हम भी समझाएंगे शहंशाह को कि ज़ौजा का हक ज्यादा होता है, लौंडे वोंडे के चक्कर में ना पड़े। ये लीजिए, आप पान की गिलौरी नौश फरमाइए। जी कह के पान की गिलौरी नौश फरमाई। पान की गिलौरी के अंदर बेहोशी की दवा मिली थी। मलका हैरत ने जैसे ही पान की गिलौरी खाई, खाते ही जी हलकान हुआ, बोली, हाय हाय बुआ, ये कैसी गिलौरी तुमने मुझे खिलाई, हड्डियां जलने लगी। उसने कहा, मलका आप रंजीदा हैं, आप सुबदा हैं, जरा उठ के टहलिए, तबीयत बहल जाएगी। जैसे ही मलका हैरत उठी और चाहा कि एक आध कदम आगे ले, बेहोशी अपना काम कर चुकी थी। यूं चक्कर खा के छपरखट पड़ी और बेहोश हो गई। जैसे ही मलका हैरत बेहोश हुई, अमर यार ने फौरन अपनी जंबील खोली और उसके अंदर मलका हैरत को दाखिल किया। अब क्या है ना कि टिकट होता तो हम शायद आपको बताते जंबील का मंजर। हाँ, मतलब आदमी कितना अपने को धक्का दे के सुनाए, लेकिन क्या है कि अब आप लोग मोहब्बत में आए हैं इतनी दूर, माता सुंदरी लेने एड्रेस भी जल्दी नहीं मिलता है, वो गूगल मैप में भी नहीं आता है, तो आप आए तो आपकी मोहब्बत में मैं थोड़ा सा वॉलंटरीली मतलब बता देता हूँ कि जंबील जो है, अमर अय्यार को जादू नहीं आता है, वो उसको कुछ लेकिन पैगंबरों से तहाइफ मिले हैं, उसमें से एक तोहफा है जंबील, जो छोटा सा बटुआ है। मगर उस पाउच की, उस बटुए की 84 घुंडियां अमर अय्यार अगर खोल दे तो उस बटुए के अंदर छोटी सी छोटी सुई से लेकर बड़े से बड़ा महल तक समा सकता है। 7 शहर आबाद हैं उसमें। कितने? 7। वो अलग बात है, स्मार्ट सिटी की तरह किसी ने देखा नहीं उन्हें आज तक, लेकिन है 7 शहर उसके अंदर आबाद हैं। अब वो किसी दिन जब आप लोग आएंगे दोबारा, समझ रहे हैं ना, टिकट विकेट लेके, तो मैं वो मंजर सब आपको बताऊंगा। तो अमर अय्यार ने क्या किया कि फौरन मलका हैरत को बेहोश किया, उसके कपड़े लत्ते जेवर उतारे, उसको जंबील के अंदर दाखिल किया और खुद मलका हैरत बनने लगा। इस तरह अपनी सूरत को आरास्ता व पैरास्ता किया कि जिसके जमाले जहां आरा को देकर बद्र कामिल भी फरते हिजाब निदामत से घटकर हिलाल हो जाए। देखिए, ये वो चीज है जहां आपको और वाक़या है ना, ये यकीनन बहुत अच्छी चीज है कि जिसके हुस्न आरा को देखकर फर्त हिजाब नदामत से बद्र कामिल, पूरा चांद भी घटकर शर्माकर हिलाल क्रिसेंट हो जाए। सरासर शोले नूर, कुदरते खुदा का ज़हूर, हुस्न परी कहना खता, हुस्न ऐसा न किसी ने देखा न सुना। आंखें आहा, पेशानी 14वीं रात का चांद थी, बल्कि चांद की रोशनी भी उसके आगे मान थी। आंखें आहा, मैं जब तैयारी कर रहा था 2-3 दिन तो मैं गश खा के गिरा, लड़कों ने उठाया मुझे,
हाँ। चश्म गजाली सुरम आगी आहुए रम खुद किश्वरे चीन चश्म तू जादूस्त या आहूस्त या सयाद खल्क या दो बादाम स्याह या नरगिसे शैलास्ती। तो क्या है ना कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि एक डोनर पास चलता है, तो डोनर पास अगर आप देंगे तो आप परफॉर्मर के साथ प्राइवेट डिनर कर सकते हैं। तो आप गालिब इंस्टीट्यूट को डोनर पास दीजिए, तो फिर मैं इस परफॉर्मेंस के बाद आपको डिनर पे ले आके फारसी शेर का मतलब समझाऊंगा। चश्म गजाली सुरमा आगी आहुए रम खुद ईश्वरे चीन चश्म तू जादूस्त या आहूस्त या सयाद खल्क या दो बादाम स्याह या नरगिसे शैलास्ती लबेलाली दुर्जे याकूत रुखसार ताबनाक आईने सिकंदरी दंदान सिल्क गौहर तेरे दंदान लब ने तेरे दांतों और तेरे होठों ने तेरे दंदान लब ने कर दिया बेकदर आलम में, मतलब किस किस चीज का रेट जो है आलम में तेरे दांत और तेरे होठों ने गिरा दिया। तेरे दंदान लब ने कर दिया बेकदर आलम में गौहर को, लाल को, याकूत को, हीरे को, मरजन। अभी हीरा आप समझ गए ना, बाकी चार चीज भी आसपास ही है। गौहर को, लाल को, हीरे याकूत को, हीरे को, मरजा को, कलाई बिल्लौरी कि जिसके देखने से उस शाख को कल आई जब आस्तीन से बाहर आई गोया शमा फानूस से निकल आई। ये उसके है सादों का आलम जिसने देखा वाह बेदम नियामत क़ज़ाए मबरम लक़ब है कातिल की आस्ती का। सीना गंजीना नूर शिकम तख्त बिल्लौर छातियां अनमोल कि सोहन मोहन मनहरन कंचन बरन अडोल कड़े करारे चीखने ऊंचे गोरे गोल, बल्कि उसने रोज अफजू ने गुंजाइश न पाई सीने में बन गया अंगिया के पर्दे में सिमट कर छातियां और नाफ का आए हाय हाय। आजकल वो चला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिड जर्नी, आप में से जो लोग जानते हैं ना आप लोग मिड जर्नी, वो तस्वीर डाल दीजिए तो वो आपकी एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनाता है। तो जितनी यहाँ ख़वातीन हैं आप सब मिड जर्नी में अपनी फोटो डालिए और देखिए क्या खूबसूरत तस्वीर निकल के आती है। और मर्द उनका कुछ नहीं हो सकता है, वो तो मुझे भी देखें, क्योंकि ये खूबसूरती जो है वो आप तस्वुर ही में पहुंच सकते हैं, असल जिंदगी में तो आप इस खूबसूरती में पहुंच नहीं सकते कि है नाफ का ये आलम कि शिकम साफ नहीं है गिरदाब जमे हुस्न में है। आय हाय भंवर हुस्न के दरिया में है नाफ नहीं है। क्या बात। और पाए नाजुक की सिफत क्या बयान करूं। साने आलम ने जब तेरा बनाया कालबद पांव संदल के बनाए और अगर की एरिया। ये अमरैयार तैयार हो रहा है मलका हैरत। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइए। वो एक बार एक शो में एक साहब ने पूछ लिया ये लेडीज कहां से आ गई, अमरैयार कहां चले गए। मैंने कहा नहीं भाई वही तैयार हो गए। तो ये खरस इस सूरत से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता करके अमरैयार मलका हैरत बन के वापिस दरबार के अंदर दाखिल हुआ। अफरासियाब नशे में चूर, अब जो उसने मस्त होके एक नजर जो देखी हुजरे की तरफ और बेगम को आते हुए देखा, नजर खीरा हुई, हाथ पैर की कुव्वत जाने लगी, जी सनसना गया, करीब था कि चक्कर खा के गिर जाए, यकीन नहीं था कि अपनी बीवी है या किसी और की। चाह कि आगे बढ़ के हाथ थामे, मलका ने हाथ झटक दिया, कहा अलग से रह के बात कीजिए। निगोड़ा मोदी काटा, मुझे दुश्मन जानता है, राज की बातें मुझसे छिपाता है। अबे जब तुझे मेरा ऐतबार ही नहीं तो जोरू शौहर कैसे। अफरासियाब ने कहा बेगम अभी तो तुम ठीक ठाक यहां बैठी हुई थी, अभी ये ऐसी क्या बात गुजरी जो तुम्हारे मिजाज पे गिरा गुजरी। बस देखा शहनशाह आपसे कहना न कहना दोनों बेकार है।
बेगम बताओ तो सही, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इतना गिरा गुजरा? चाहती तो ये थी कि इस बात को अपने दिल में रखूं, जिस दिन बिरादरी जमा हो उस दिन चौधरी के सामने तेरी शिकायत करूं कि तुझे कच्ची पक्की दोनों देनी पड़े। अरे बेगम, अरे तुम इतनी आफत क्यों बर्पा कर रही हो? कुछ तो मुंह से बोलो, कुछ तो बयान करो कि क्या हुआ। अच्छा, अगर मैंने अभी भरे दरबार में कह दिया गडरिया का लौंडा तो तुम्हारी क्या आबरू रहेगी? अब जो ये कहना था सारा नशा हिरन हो गया, अफरासियाब के तोते उड़ गए, फौरन बेगम के पैर पे गिरा, कहा बेगम मेरा जानो माल तुम्हें सुपुर्द है, जो तुम फरमाओगी अता होगा। गडरिया के लौंडे का नाम दरबार में मत लेना। ये सुनना था कि मन का हैरत चमक के कहा चलो छोड़ो ये बात, तो मैं तुम्हें गुजरे में अकेले देख लूंगी। ये बताओ कि मामूली सी सरकारी बात की लोहे तिलिस्म मैंने भेजी, वो क्यों बता रहे? बताने में तुम्हें कबाहत हो रही थी। अगर मुझे लोहे तिलिस्म का राज बता देते तो मैं क्या जाके हमारा यार को बता देती, असद गाजी को लेके आती? लेकिन नहीं, पूरे दरबार में मूंछों पे ताव दे के कि साहब मैंने लोहे तिलिस्म हिफाजत से रखने के लिए भेज दी है, अब कोई साहब मुझसे इसका जिक्र ना करे, कोई साहब मुझसे इसका राज ना पूछे, क्या कोई में मैं भी आती हूं? ये सुनना था कि अफरासियाब ने कहा बेगम तुमने तो जरा सी बात का बतंगड़ बना रखा है। अरे भाई, पिछली बार मैंने लोहे तिलिस्म का राज वो बहार और महरूफ इन सबको बयान किया था, वो कमबख्त मारियां जाकर हमारे यार से मिल गई। इस बार मैंने बड़ी मुश्किल से लोहे तिलिस्म पाई, इसलिए मैंने उसे हिफाजत से रखने के लिए भेजा। ये सुनना था कि चमक की बेगम बोली हाय हाय, मुझे उन लौंडियों बांदियों महरूफ और बहार से मिसाल देता है। अबे कमबख्त, तू मर जाएगा ना तो तेरे साथ सती होंगी, जहन्नम तक तेरा पीछा ना छोड़ूंगी। अब साफ साफ बयान करो कि लोहे तिलिस्म कहां रखी है, वरना मैं ये अलमास की अंगूठी चला जाऊंगी। ये कहना था कि अफरासियाब ने पलट के उसका हाथ थामा, कहा बेगम मैं तुमको ये राज बयान करता हूं, तुम खुदारा अलमास की अंगूठी में चाटना, लेकिन वादा करो कि ये राज तुम किसी और से ना कहोगी। मलका हैरत चमकता कर नहीं, मैं तो हमारा यार को बताऊंगी, असद गाजी को लेके आऊंगी, तिलिस्म फतेह कराऊंगी। सुनो साहब, अगर मुझे अपनी जोरू वफादार जानते हो तो साफ साफ बयान करो कि लोहे तिलिस्म कहां है, और अगर तेरी जोरू वफादार नहीं तो मुझे 2 अंगुल पुर्जे का तलाक लिख के दे दे, मैं अपने बाप के घर जाऊं, मैं के तुझे क्या दुश्मन कहलावे, मैं तो दुश्मन दुश्मन दुश्मन। अभी कहते एक उल्टे हाथ का तमाचा अफरासियाब के गाल पे। अफरासियाब बेचारा गाल सहला के रह गया। बोला बेगम बगोश होश समाअत फरमाओ कि अगर कोई लोहे तिलिस्म कस्त करे कि लोहे तिलिस्म की तरफ जाए तो पहले इस कसर में हम दोनों को बेहोश करे, हम जिस तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं उस तख्त को हटाए, मेरे जूड़े में एक चाबी है उस चाबी को निकाले, तख्त के नीचे एक बड़ा सा तहखाना बरामद होगा। यकीनन मैं दास्तान अच्छी सुना रहा हूं, किसी की सोने की आवाज आ रही है। हाँ। तो तख्त हटाए, तख्त के नीचे एक तहखाना बरामद होगा, उस चाबी से उसका कुफ्ल खोले, तहखाने के अंदर हजारा सीढ़ियां, गुप्त अंधेरा, उस तहखाने में दाखिल हो तो बाहर निकलेगा उसके तो एक सहरा चटियल मैदान, न चरिंद न परिंद, अगर एक आध पेड़ भी नजर आए तो लुंड मुंड सूखा डंडा, कोई कैसा हुई ज्याला हो वो सहरा पार न कर सके। अगर वो सहरा पार कर ले तो उसके बाद एक तिलिस्म में दरबंद मिलेगा, बादशाह उसका 3 लाख फौज का मालिक, जादे सहर पे सालिक, उसको फतेह करे तब कहीं जाके लोहे तिलिस्म का रास्ता खुलेगा। अब तुम ही बताओ बेगम, कौन इस दरबार में इतना जियाला है कि पहले हमें तुम्हें बेहोश करे, तख्त हटाए, मेरे जूड़े में से चाबी निकाले, तहखाने का दरवाजा खोले, उस सुरंग में जाए, सहरा को पार करे, तिलिस्म में दरबंद को फतेह करे और लोहे तिलिस्म तक पहुंचे। मलका हैरत ने जमाई, आप भी ना बेकार डिपार्टमेंटल सरकारी बातों में मुझे फंसा देते हैं।
अरे मैं ये सब राज जान के क्या करूंगी, हाँ तख्त के नीचे एक संदूक है, उसमें लौ रखी है। अफरासियाब समझा, लगता है बेगम को कुछ समझ में नहीं आया। कहा हाँ बेगम, तख्त के नीचे एक संदूक है, उसी में लौ रखी हुई है। कहा चलिए अब जरा तखलीए में। अच्छी खासी तबीयत आई थी, बातों में उलझा दिया मुझे। अफरासियाब बहुत खुश कि बेगम की अब तबीयत आई है। साथ साथ यूं पा बजौला उसके साथ अंदर गया तखलीए में गया। बेगम ने जाम शराब का लबरेज करके उसमें थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिला के अफरासियाब को पेश की। अफरासियाब समझा बेगम अब सरगर्म में इख्तलात हुई है, फौरन जाम लिया, गट करके पी गया। पीते ही नशा चढ़ा, यूं चक्कर खा के छप्पर खट पे गिरा और बेहोश हो गया। जैसे ही बेहोश हुआ, अमर अय्यार ने फौरन जंबील खोली, उसमें से असली मलका हैरत को निकाला, अफरासियाब के पहलू में लिटाया। फिर जंबील में से अपने चेले बर्क फिरंगी को निकाला और उससे कहा, बेटा बर्क, मैं तो लौहे तिलिस्म की फिराक में जाता हूं, तू यहां दरबार में इस उल्लू के पट्टे के साथ जाइयो, इसको कहानी में फंसाइयो और इतनी देर तक फंसाइयो कि ये मेरे पीछे ना आ सके। बस कहा, बहुत खूब उस्ताद। दोनों ने मिलके अफरासियाब के जूड़े से चाबी निकाली, तख्त हटाया, तहखाना खोला, अंदर गुप्त अंधेरा एक सुरंग बरामद हुई। अमर अय्यार मशाल जला के उस सुरंग के अंदर गया। उधर बख्त फिरंगी ने सुरंग का दरवाजा बंद किया, कुफ्ल को बंद किया, चाबी वापस अफरासियाब के जूड़े के अंदर डाली और एक जगह हुजरे में जाके कोने में सो गया। यकायक गिरबान शहर चाक हुआ। अफरासियाब सड़क के उठा, देखा पहलू में बेगम हैरत सो रही है। देख के बड़ा रंजीदा हुआ। हाय, कल किस मोहब्बत से पिलाई शराब और मादे हैजानी के उठाए लुत्फ, लेकिन अंजाम शराब का होता है खराब। उस वक्त दिल कबाब हुआ होगा, नाहक का पेचुताब हुआ होगा, जिस वक्त इसने मोहब्बत से मुझे शराब पिलाई होगी और मैं शराब के नशे में धुत सो गया। मलका ने शायद मुझे जगाने की कोशिश की होगी पर मैं ना उठा। मलका बहुत रंजीदा होंगी, ये सोच के लगा बेगम को उठाने। बेगम उठो, दिन चढ़ गया है, सूरज निकल आया है, उठो भाई। इतने में मलका नहरंग जादू, जो मलका हैरत की कनीज़ खास है, वो सामने आई, सलाम किया, कहा अरे भाई नहरंग, आज लगता है इनका मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ है, जरा इनको उठाओ। इस असना में आपको याद होगा बर्क फिरंगी आपको याद है ना, चेला है हमारे यार का। हाँ, वो फिरंगिस्तान से उसको लेके आया है। तिलिस्म में फिरंग जो है एक ऐसा तिलिस्म है, उसमें जो जाता है अपने आप अंग्रेजी बोलने लग जाता है। कोई कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं है, आप घुसेंगे अपने आप ही वहाँ हाय हाँ यू स्टार्ट हो जाएगा आपका सारा मामला। तो जब अमर अय्यार तिलिस्म में फिरंग गए थे तो वहां से जो है उसको उठा के ले आए थे। तो बर्क फिरंगी जो है वो तड़प के सामने उठा, छोटे छोटे कपड़े दुरुस्त करता हुआ अफरासियाब के सामने आया। अफरासियाब ने देखा, तुम भी समर आओ जरा यहाँ बैठो। हुजूर रवाना हुई। इत्ते में नहरंग जादू ने अपनी पलकें मलका हैरत के तलवों से छुई। मलका हैरत ने चश्म नरगिसी वाह की, निहायत इंतशार, दिले बेकरार, हैरान परेशान, चार तरफ निगरां। और जैसे ही नहरंग को देखा आंखों में आंसू आ गए, तब रोने लगी। अफरासियाब की तरफ से मुंह फेर के तख्त पे बैठ गई। नहरंग जादू फौरन अफरासियाब के पास गई और कही, हाय हाय शहंशाह, आज लगता है मलका का मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ है, आखिर बात क्या है? अरे नहरंग क्या कहें, गोयम मुश्किल बने गोयम मुश्किल। हाय हाय लौंडियों से कैसा पड़ता, बताइए ना। तो भाई देखो, ऐसा है कि रात इनका मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ था, कह रही थी कि राज की बात मुझसे छुपाते हो, राज की बात। खैर मैंने वो राज की बात भी इनको बता दी। दरअसल बात ये है कि कल रात इनकी तबीयत हो आई थी। इन्होंने मुझे मोहब्बत में शराब पिलाई, लेकिन मैं शराब के नशे में धुत सो गया। इन्होंने शायद जगाने की कोशिश की, मैं उठा नहीं, इसीलिए रंजीदा है। ये सुनना था कि मलका हैरत चमक के बोली, हाय हाय, क्या मैं जिंदा हूं कि मर गई? क्या मैं अपने ही दरबार में हूं? अब जो अफरासियाब ने सुना, लीजिए नई बात सुनिए। अब इनको यही नहीं मालूम है कि जिंदा है कि मर गए। नहरंग जादू ने कहा, शहंशाह खामोश,
मैंने मलका को इतना बदहवास आज तक नहीं देखा, जरा समझ में भी तो आए माजरा क्या है। नैरंग जादू सामने मलका हैरत के गई और कहा, मलका ये आपकी कनीज खास नैरंग बाई है। हाय हाय, मलका हैरत किस हैरत में है, दिले पुरतरद्दुद की क्या कैफियत है। मलका हैरत ने नैरंग को देखा और कहा, नैरंग कल रात तो मैं हमारा यार की संभील में थी। हाय कैसे कैसे मैंने माजरे देखे, खुदा किसी दुश्मन को बिना दिखलाए। और ये है कहाँ की शराब कहाँ की कबाब, मुझे क्या मालूम। अब जो अफरासियाब ने सुना तो कहा, चेहो अब कल रात तुम यहां थी ही नहीं। आय हाय मलका, क्या क्या ना तुमने कल रात में गुल खिलाए थे, सखियां खा लूंगी, कुएं में डूब मरूंगी। अरे कितना ना तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं किया था। हे शहंशाह, मैं आपसे कह रही हूं कल रात में यहां नहीं थी, कल मैं हमारे यार की जमीन में थी। मुझे क्या मालूम कि कौन गुल खिला रहा था आपके साथ। अच्छा तो वो कौन मुझे कह रहा था, मुझे 2 अंगुल पुर्जे का तलाक लिख के दे दो, मैं मैके जाऊं अपने बाप के घर, तुम्हें क्या दुश्मन के हवाले। मलका हैरत बोली, मेरी जूती जाने। अजी मैं कह रही हूं हमारे यार की जमीन में थी, क्या क्या माजरे देखे, काले काले मर्दुए आके गालियां देते थे, और आप जो है आपको अपनी खरमस्तियों की पड़ी है। अब दरबार में एक हलचल जो है मचना शुरू हुई। सारी कनीज़ें, हाय कल रात हमारी मलका हमारे यार की जमीन में थी, तभी कहूं फूल से चेहरा इतना फुलमुला क्यों गया है। तो कोई दूसरी कहती, हाय हाय हमारी रानी हमारे यार उस मूजी की जमीन में थी, क्या क्या जुल्म उठाए थे। इधर अफरासियाब का हरास बढ़ा, अरे तो मैंने कल रात लोहे तिलिस्म का राज किसे बता दिया। अजीब मेरी जूती जाने, मुझे क्या बता, आपने किसको बताया, मैं तो यहां मौजूद ही नहीं थी। अफरासियाब ने तड़प के अपने जूड़े में हाथ डाला, लो साहब चाबी तो जूड़े में मौजूद है। शहंशाह जूड़े में चाबी मौजूद हो या ना मौजूद हो, कल रात मैं आपके साथ नहीं थी। अब ये खलफशार दरबार में फैला तो आपको याद होगा बर्क फिरंगी एक कनीज बन के आया हुआ है। उसने एक मोटा सा जादूगर ताका और कहा, भैया यहाँ जो हलचल होती है मेरा जी घबराता है, आओ जरा मेरे पास में खड़े हो जाओ। उस मोटे से जादूगर ने देखा कि ये खूबसूरत सी कनीज उसको पास में खड़ा होने के लिए कह रही है, लेकिन घबराओ नहीं, मैं हूं यहाँ पे। जब बर्क फिरंगी ने सारा इंतजाम कर लिया, एक मोटे से जादूगर को अपने बगल में खड़ा कर लिया, तो आगे बढ़ के कहा, शहंशाह लौंडी ने सब हाल देखा था ना, आप ये सब उल्लड़ किया करते हैं, लफ्जन लफ्जन बयान करूं कि कल रात क्या हुआ था। अफरासियाब ने देखा 20 समझदार आगे कह रही है बढ़ के कि उसको सारा हाल मालूम है। हाँ खामोश खामोश, सब एहलियार दरबार खामोश हुए। हाँ 20 समझदार बयान करो कल रात क्या माजरा हुआ। हुजूर मैंने देखा कि वो सारबान ज़्यादा हमारे यार मलका हैरत बना हुआ था, आपसे कुल राज लौहे तिलिस्म का हासिल किया। आप जब सारा राज बयान कर चुके तो आपको शराब पिला के बेहोश कर दिया। फिर उसके बाद मलका हैरत को अपनी जंबील से बाहर निकाला, आपके पहलू में लिटाया और अपने चेले बर्क फिरंगी को बाहर निकाला और उससे कहा, बेटा बर्क मैं तो लौहे तिलिस्म की फिराक में जाता हूं, तू यहां दरबार में कनीज बन के आई हो, अफरासियाब को बातों में उलझाइयो, इतनी देर तक उलझाइयो कि मैं बहुत दूर निकल जाऊं। फिर सरकार दोनों ने मिलके आपके जूड़े से चाबी निकाली, तख्त हटाया, तहखाने का कुफ्ल खोला। हमारा यार तो मशाल जला के उस सुरंग में चला गया, न जाने उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मैं उधर चुपके से ये सारा माजरा देख रही थी। अरे मेरी तो रूह फिना हो गई थी, पत्ते की तरह लरज रही थी। उधर गडरिए का लौंडा लेटा हुआ था, उसी के साथ चिमट के सो गई और जल्दी जल्दी उधर क्या हो रहा है ना देखूं, उसको कहानी सुनाने लग गई। सुन बेटा सुन, अरे उज्जैन नगरी में राजा भोज रहा करते थे, कलावंत शीलवंत कला प्रजा रक्षक। अबे उधर मत देख, इधर देख इधर देख, कहानी सुन। अरे तो राजा भोज जो हुआ करते थे वो सारी रियायत की सारी प्रजा की वो दुख दर्द की टोलियां करते थे। बेटा इधर कहानी सुन, उधर बहुत खतरनाक हो गए। तो मैं दुख दर्द की टोलियां करते थे, उनके दुख के ऊपर मलहम लगाया करते थे, उनकी मनसा पूरी किया करते थे। हर तरफ राजा भोज का ही यश हुआ करता था। बेटा लोग कहा करते थे कि राजा भोज के दरबार में पंडित ज्ञानी विद्वान कलावंत बेजोड़। अजी पंडित ज्ञानी कलावंत बेजोड़ छोड़ो, राजा भोज के महल में पंछी जिनावर चतुर
अजी पंछी जिनावर छोड़ो, राजा भोज के महल में ठिकुरिया, टेबल, स्टोन, पत्थर वो तक बोलती थी। जहां जाओ राजा भोज का यश। एक दिन भरे दरबार में राजा भोज के मन में ये मासूम सा सवाल अंकुरित हुआ कि ज्ञान का कुंज, ज्ञान की फुलवाड़ी किधर? सारे पंडित, विद्वान, ज्ञानी जो वहां दरबार में बैठे थे, जिन्होंने राजा भोज का नमक खाया था, उन्होंने एक ही आवाज में कहा, हुजूर, ज्ञान का कुंज अगर कहीं है तो वो यहां है। फिरदौस पर रूए समीयस्त, हमीयस्तो, हमीयस्तो, हमीयस्त। और अगर इस दरबार के बाहर कहीं ज्ञान की फुलवाड़ी है तो वो राजमहल की चारदीवारी में है। और उसके बाद अगर वो ज्ञान की फुलवाड़ी कहीं है तो हम गरीबन की कोठी को, यकीनन जिसके पास ज्ञान और कला है उसी के पास धन और सत्ता है। ये गरीब, इनकी किस्मत में धन और सत्ता नहीं है क्योंकि इनके पास ज्ञान और कला नहीं। एक ही बात को घुमाई के बार बार 50 तरीके से सब दरबारियों ने राजा को ये समझाया कि अगर ज्ञान की फुलवाड़ी कहीं है तो इसी दरबार में है। जब इतने विद्वान लोग एक साथ एक ही राग अलाप रहे हैं तो राजा बाध्य हुए, विवश हुए, उनको मानना पड़ा कि ज्ञान की फुलवाड़ी अगर कहीं है तो हमारे ही दरबार में और कहीं नहीं। एक माली बेचारा बहुत देर से वहां खड़ा हुआ ये बात सुन रहा था। जब पानी जो है सर से ऊपर निकल गया तो उसने आगे बढ़ के कहा, अन्नदाता। राजा चमक के बोले, खामोश, कितनी बार मना किया है, हमें अन्नदाता मत कहो। अन्नदाता सिर्फ वो है, हम तो कटरिया है, खाली प्रजा को चला रहे हैं। कि महाराज पुरानी आदत है, छूटते छूटते छूटे। कहा हाँ बयान करो। कहा महाराज मैं बहुत देर से सुन रहा हूं, ज्ञान की फुलवाड़ी, ज्ञान का बगीचा, वो चीज जो किसी ने आज तक देखी नहीं, सुनी नहीं, उसके बारे में बात करना मूर्खता है। हाँ, अगर आप प्रकृति का सौंदर्य देखना चाहते हैं तो मैं आपको न्योता देने आया था, आप मेरी फुलवाड़ी में आइए। राजा भोज ने जैसे ही सुना फौरन अपने वजीर माक पंडित को लिया और उसके साथ दरबार से निकल गए। उज्जैन नगरी से 5 कोस दूर उस माली की फुलवाड़ी थी। अब जब वो फुलवाड़ी पहुंचे, हा, ऐसा लगता था कि प्रकृति सौंदर्य और श्रृंगार के साथ उसी फुलवाड़ी में उतर आई। राजा भोज जो देखा वो तो अपनी सुध बुध खो गए, लगे नाचने वहां पे। लेकिन माक पंडित जीरक आदमी था, उसने घड़ी पर नजर रखी हुई थी। जब 2-3 घंटा हो गया उनको नाचते हुए तो उसने इशारा किया, हुजूर अब चला जाए वापस। जैसे ही राजा भोज और माक पंडित महल की तरफ वापस जाने के लिए तैयार हुए, माली ने आगे बढ़ के गुजारिश की, हुजूर अगर आप चाहे तो मैं आपको महल तक छोड़ाऊं। माक पंडित ने चमक के कहा, महल का राजा कौन है? हुजूर आप। फुलवाड़ी का राजा कौन है? हुजूर आप। यहां से महल तक का राजा कौन है? हुजूर आप। अबे तो हमें तू रास्ता बताएगा। अब जब बड़े लोग डांटते हैं तो गरीब लोग को चुप होना पड़ता है, तो बेचारा वो गरीब आदमी चुप हो गया। ये दोनों आदमी वहां फुलवाड़ी से निकले, लेकिन अभी मुश्किल से 1-1.5 कोस गए होंगे कि गेहूं का खेत कहां से आ गया? आम का बगीचा तो नहीं था पहले? अरे ये तालाब कैसा है? भाई साहब रास्ता भटक, आप इधर जाएं रास्ता ही नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान होने के बाद इधर उधर देखा तो देखा दूर एक खेत की मुंडेर के पास एक डोकरी, एक बुढ़िया बैठी हुई है। गए चलो बुढ़िया से पूछते हैं, वे माई राम राम, जुग जुग जियो, कि माई जरा ये बताइए रास्ता किधर जाता है? बुढ़िया ने सर उठाया, पोपली सूरत, झूलता बदन, दोहरी कमर। अब जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, हा लगा कि कहकशा निखर के आसमान में चली आई। बुढ़िया ने कहा, बेटा रास्ता तो यहीं धरा रहता है, ये तो कहीं नहीं जाता। हाँ, इस पे चलने वाला राहगीर अलबत्ता कहीं आता जाता है। अब बताओ कि तुम दोनों कौन? बादशाह ने कहा, हाँ माई हम दोनों राहगीर ही हैं, अब तो बता रास्ता कहाँ जाता है? कहना बेटा बात पे पटेक बाट रे बटा हुआ, 2 ही दूजा। राहगीर तो 2 दूजे हैं। कौन? एक चंद्रमा, एक सूरज। दोनों अपने रास्ते पे गर्दिश करते रहते हैं, कभी अपने रास्ते से नहीं भटकते। ये हैं असली राहगीर। अब बताओ तुम दोनों कौन हो? माई मेहमान है, यहाँ दावत आए थे, रास्ता जरा भूल गए हैं, जरा महल का रास्ता बता दे, निकल जाए। ना बेटा, मेहमान तो 2 ही दूजा, एक धन और दूसरा जोबन।
धन और जोबन दोनों कुछ देर के लिए ही आदमी के पास आते हैं और उसके पास से निकल जाते हैं। ये हैंगे असली मेहमान। बेटा सही सही बताओ कि तुम दोनों कौन हो? माँ पंडित ने चमक के कहा, अरे माई परदेसी हैंगे, रास्ता भटक गया है, बताना रास्ता क्या है? उसने कहा, ना बेटा परदेसी तो दो ही दूजा, एक पवन और एक प्राण। हवा अगर शरीर से लग के निकल जाए तो वापस पलट के ना आए, और प्राण अगर शरीर छोड़ के निकल जाए तो वापस ना आए। जो पलट के ना आवे वो हैगा असली परदेसी। ये है असली परदेसी। अब बेटा सच सच बताओ कि तुम दोनों कौन हो? बादशाह ने कहा, निर्धन हैंगे, गरीब हैंगे, गरीब उद्दयार हैं, भटक गए हैंगे, अरे बुढ़िया रास्ता बता दे। बुढ़िया ने, ना बेटा गरीब तो दो ही दूजा, एक गाय का बछड़ा और दूसरा बिन ब्याही बेटी। बछड़ा बड़ा हो जावे तो दूसरे के खेत में जाके हल चलावे, बेटी बड़ी हो जाए तो पराए घर जाए। जो किसी और की मनसा पे चले, जिसका अपना कुछ ना हो, उससे बड़ा निर्धन कौन हो सकता है? अब बेटा सच सच बताओ कि तुम दोनों कौन हो? अब राजा भोज को मजा आने लगा। राजा भोज ने कहा, बुढ़िया तो बहुत जीरक है, बहुत मजे मजे की जवाब दे रही है, आओ इसका इम्तिहान लेते हैं। गया माई ठग हैंगे हम दोनों, सही बताओ वरना ठग लेंगे तेरे को अभी। उसका, ना बेटा ठग तो दो ही दूजा, एक ठाकुर दूसरा साहूकार। किसान साल भर खेती करे हैं, हल जोते हैं, फसल उगावे हैं, फसल काटे हैं, और ठाकुर आके सारी फसल कर लगा के उसको खा ले और डकार भी ना मारे। और साहूकार वो हिसाब में गड़बड़ झाला करे है, एक का 21 करे है, दूसरे की संपत्ति हड़पे है। असली ठग तो ये दोनों हो गए हैं, राजा और साहूकार। अब बेटा तुम बताओ तुम दोनों कौन हो? माँ पंडित गए, मस्त हैंगे, मस्त भटक गए इधर, बता कौन है, रास्ता किधर जाता है? ना बेटा मस्त तो दो ही दूजा, एक ज्ञानी और दूसरा भक्त। दुनिया की मदिरा तो घंटे में उतर जावे है, पर ज्ञान की मदिरा और भक्ति का स्वरूप कभी ना उतरे है। ये है ये दो असली में। अब बेटा संध्या हो रही है, जल्द बताओ तुम दोनों कौन हो? राजा भोज ने कहा, माई हम तो अय्यार हैं। ना बेटा अय्यार तो दो ही दूजा, एक रूप और दूजा अहंकार। आदमी जब जवान होता है तो रूप और अहंकार उसके साथ ये अय्यारी करते हैं कि उसके अंदर घमंड पैदा हो जाता है। वो सोचता है कि उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं कोई, वो सोचता है कि वो क्या आसमान भेद लेगा। लेकिन जब ये अय्यारी करके रूप और अहंकार जाते हैं बुढ़ापे में, तो देख लो मुझे, पोपली सूरत, डोरी कमर, झूलता बदन, और नाक से मक्खी भी ना उड़ा पाऊं। ये हैंगे असली अय्यार। माँ पंडित ने कहा, चल झूठे हैं हम दोनों, सब बकवास कर रहे हैं, अब तो रास्ता बता दे। उसने कहा, ना बेटा झूठे दो ही दूजे, एक साधु और दूसरा नास्तिक। साधु कहे कि वो भगवान को जाने हैं, और नास्तिक सिरे से इनकार करे है। जो आधा सच जान के पूरा सच बताए वही सबसे बड़ा झूठा है। अब बेटा राम मरिए, संध्या हो रही है, सच सच बताओ कि तुम दोनों कौन हो? माँ पंडित ने दिल में सोचा, इतनी देर से हम बुढ़िया की बकवास सुन रहे हैं, एक राजा है और एक वजीर है, हम कितने धैर्यवान राजा और वजीर है कि हम इसकी बकवास सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं उसको। माँ पंडित का, बुढ़िया तेरी किस्मत अच्छी है, हमसे ज्यादा धैर्यवान आदमी तुझे कोई ना मिला। बुढ़िया ने कहा, बेटा धैर्यवान तो दो ही दूजा, एक धरती और दूसरा वृक्ष। धरती पापियों का भोज डोवे है, लेकिन जब उसका सीना चीर दो तुमको फसल देवे है, अनाज देवे है, हीरे मोती की खान देवे है, शीतल जल देवे है। और वृक्ष पत्थर भी मारे हो तो फल देवे है, और अगर वृक्ष को काट भी देवे हो तो ईंधन बन के तुम्हारे घर को रोशन करे है। ये है ये असली दो धैर्य। अब जो ये बात सुनी, राजा भोज का सब अहंकार जाता रहा। राजा भोज ने सोचा, आए हाय हाय,
कहाँ ज्ञान का गुंज, ज्ञान की फुलवाड़ी सोचा था, और क्या ज्ञान का कुंज और ज्ञान की फुलवाड़ी निकली है। यकीनन ये बुढ़िया कोई संत है या कोई सन्यासी है। उसने हाथ जोड़ के कहा, माई तू क्या कोई संत है या क्या सन्यासी है? बुढ़िया बोली, ना बेटा, सन्यासी तो दो ही दूजा, एक पूर्ण संतोषी, एक निपट अनजान। जो पूर्ण संतोषी हो, जिसको यश, धन, सत्ता, पितृ, पुत्र, किसी चीज का मोह ना हो, वो असली सन्यासी, या फिर निपट अनजान जिसको कुछ मालूम ही नहीं है, वो असली सन्यासी। अब बेटा सच सच बता दो, संध्या हो गई है, घर जाने का समय हो गया है। आग पंडित को गुस्सा आया। माँ पंडित ने कहा, मूर्ख है हम जो तेरी बात इतनी देर से सुने जा रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, है तो पहले क्यों ना बताया तुम दोनों मूर्ख हो? वैसे बेटा मूर्ख भी दो ही दूजे, एक राजा भोज और दूसरा माँ पंडित। जो अज्ञानी राजा अपने आप को भगवान मारे वो सबसे बड़ा मूर्ख, और जो उसके खोखले दरबारी उसकी ज्ञान में घी डाले वो उससे बड़े मूर्ख। मैंने दरबार की घास न खाई है जो मैं दरबार की गुणगान गाऊं। अब ये सुनना था। माँ पंडित चमक के बोला बादशाह से कि महाराज आप परेशान ना हो, अभी मैं इससे 2-3 सवाल करता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बुढ़िया डगमगाती हुई हंसती और बोलती है, अरे मुझे क्या जरूरत है अपने ज्ञान को जताने की? जिसको ज्ञान के जताने की जरूरत पड़े जरूर उसके अंदर कोई स्वार्थ है। मैं तो मस्त हूं, जो जानती हूं वो बता दूंगी, जो नहीं जानती हूं वो ना बता पाऊंगी। इतने बड़े अपरम संसार को एक मनुष्य कितने ही जान सकता है, केवल जानने का भ्रम रख सकता है। अब तो दरबार में ताली पिटी, अफरासियात में चमक आया, चुप कर हरामजादी, 1 घंटे से कहानी सुनाई जाए। अबे अगर तू शोर मचा देती, तो हुल मचा देती, तो हम हमारे यार को गिरफ्तार न कर लेते। पर फरंगी ने कहा, हुजूर उसमें एक बायस था। बचपन में नानी अम्मा ने हमको सिखाया था कि बेटा जिंदगी में कुछ भी करना पर कभी किसी की चुगली मत करना। तो हुजूर हमने नानी अम्मी की हिदायत याद रखी और चुगली नहीं की। चूतिया लगाओ इस कमबख्त को, हमारा घर बर्बाद हो रहा है, इससे चुगली की पड़ी हुई है। हुजूर इसमें एक बायस था, अगर आप हमारे यार को गिरफ्तार कर लेते, एक 3 रुपए का प्यादा पकड़ा जाता, आप उसका कत्ल कर देते, खून किसकी गर्दन पे आता, नानी अम्मी मुझे घर से बाहर निकाल देती। चुप कर, घर से बाहर निकाल देती। हमारा घर चल रहा है और इसे घर से बाहर निकलने की पड़ी हुई है, लगता है हमारे यार से मिल रही है। फरंगी आगे चमक के बढ़ा और कहा, अबे साफ साफ तो कह रहा हूं, क्यों अपने उस्ताद को पकड़वाऊं? मनम बर्क रफ्तार वो खंडर गुजार। ये कह के वो मोटा सा जादूगर जो बगल में खड़ा हुआ है, ताक के उसको एक छुरा जो मारा, जादूगर नीचे चकरा के गिरा। यकीन है जादूगर के मरने से अंधेरा छा जाता है, पूरे दरबार में अंधेरा छा गया। आग पत्थर आसमान से बरसने लगा और एक सदा आई, कुश्ती मरान मक्कार जादूगर। और हंगामे में हमारे यार और फरंगी जस्त खेस करता हुआ दरबार से बाहर निकल गया और अफरासियाब हमेशा की तरह हाथ मलता रह गया। कहां खत्म होती है दास्तान हमारे यार और अफरासियाब की। अब आप लोग इतनी मोहब्बत से आए हैं तो, और आप लोगों ने हक अदा किया है एक अच्छे ऑडियंस का। नहीं भी समझ में आया तो आप लोगों ने वाह वाह खूब की। तो मैं वॉलंटियरली एक कहानी आपको और सुना देता हूं। ये दुनिया की आखिरी कहानी है। इसके बाद दुनिया में कोई कहानी रची नहीं गई है। अगर आपसे कोई कहता है कि इसके बाद कोई कहानी रची गई है, झूठ बोल रहा है, जूते लगाइए बाहर निकाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ मेरी बात पे यकीन करिए, ये दुनिया की सबसे आखिरी कहानी है। तो आप सबसे आखिरी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? बताओ भाई।
अयोध्या नगरी में एक राजा रहा करता था जिसको राम कथा सुनने का बहुत शौक था। भैया राम कथा तो उतनी जितनी रामायण में है ना, तो राम कथा खत्म हो जाए, बादशाह सुरगा हो जाए, कोप भवन में जाके बैठ जाए। अब यही सिलसिला चलता रहे। एक दिन वजीर के दिमाग में तदबीर आई। आपको तो पता ही है मुल्क वजीर चला रहे हैं। तो उस बदतदबीर वजीर के दिमाग में एक तदबीर आई। उसने कहा महाराज आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐलान करवा दीजिए, जो आपको सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसे 1 लाख अशरफियां इनाम। अब भाई मुनादी पिट गई, हर तरफ ढिंडोरा पिट गया। सुनो सुनो सुनो, जो राजा को सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसे 1 लाख सोने की अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। अब जो ये ऐलान हुआ तो यहां से वहां से, इधर से उधर से, दाएं से बाएं से, पूरब से पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण से, हर तरफ से कथावाचक आने लगे और बादशाह को राम कथा सुनाने लगे। भैया कोई कैसे हो सुनाए, खड़ा होके, लेट के, उल्टा टंग के, गा के, रो के, राम कथा खत्म हो जाए, जूते मार के बाहर निकाल दिए जाए, बादशाह फिर को भवन में। अब उसी बनारस में एक ठग रहता था। उसने अपने जमूरे से कहा, जमूरे पैसा कमाने का यही मौका अच्छा है, चल साहब। और बादशाह के दरबार में आया और दरबार में आने के बाद उसने कहा महाराज ऐसी राम कथा लाया हूं आप खत्म हो जाएंगे, दरबार खत्म हो जाएगा, नगर खत्म हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लेकिन राम कथा खत्म नहीं होगी। बादशाह के कान खड़े हुए, ये कौन सी राम कथा ले आया है? यहाँ तो यहाँ से वहां से, इधर से उधर से, दाएं से बाएं से, पूरब से पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण से राम कथा वाचक आए और कैसे हो दास्तान सुनाई, खड़े होके, लेट के, टंग के, उल्टे होके, रो के, गा के, जूते वहां के बाहर निकाल दिए। ये कह रहा है कि आप खत्म हो जाएंगे, दरबार खत्म हो जाएगा, नगर खत्म हो जाएगा, राज्य खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लेकिन राम कथा खत्म नहीं होगी। तो वही सुनाओ। कह महाराज एक शर्त है, दास्तान सुनने से पहले एक शर्त है, जो भी सवाल जवाब है, टोकम टाकी है, वो दास्तान से पहले होगा, बीच कहानी के कोई टोकम टाकी नहीं होनी चाहिए। अब साहब ये मुआहदा हो गया बादशाह के बीच में और उस दास्तान गो के बीच में कि जो भी सवाल है वो सब जो है वो पहले होगा, बाद में नहीं होगा। अब जब सारा मुआहदा हो गया तो उसने अपनी राम कथा शुरू की। चलो भाई बजाओ। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसमें किसी भी समय कितनी चिड़ियाएं आ रही थी और कितनी चिड़ियाएं जा रही थी, और उस पेड़ के नीचे 20 पीपे गेहूं के रखे हुए थे। बगल में उसके एक तालाब था कि महाराज एक चिड़िया उड़ती हुई आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुरा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज दूसरी चिड़िया आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुरा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज तीसरी चिड़िया आई, महारानी विपक्ष आई, आपकी पसंदीदा चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज चौथी चिड़िया आई, दुश्मन मुल्क से आई, पर चिड़िया तो चिड़िया है, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज पांचवी चिड़िया आई, एक्सटिंक्ट चिड़िया आई, नायाब चिड़िया आई, रेयर चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज छठी चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके उड़ गई। महाराज आखिरी चिड़िया आई, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर करके अब भाई साहब यही चल रहा, चिड़िया आ रही है, चिड़िया जा रही है, सारा खेल मशीन चल रहा है, चिड़िया आ रही है, चिड़िया जा रही है। जब 10-15 हजार चिड़िया हो गई, कितनी? तो वजीर का दिमाग चला कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है, तो राम कथा कह रही थी, यहाँ तो खाली चिड़िया भूल कर रही है। कह महाराज ये तो कह रहा था राम कथा सुना रहा, पूछिए इसमें राम कथा का है। कह भाई थाम होल्ड,
ये बताओ, ये तुम तो कह रहे थे कि तुम राम कथा सुना रहे हो, तुम्हारी कहानी में खाली चिड़िया फुरफुर कर रही है, इसमें राम कथा कहाँ है? तो महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहानी के शुरू में ये बात कही थी आपसे। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसमें किसी भी समय कितनी चिड़ियां आ रही हैं और कितनी चिड़ियां जा रही हैं। और महाराज अयोध्या नगरी में तो श्री राम ही बसते हैं ना, अब तो कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। तो महाराज 15,636वीं चिड़िया आई, एक दाना चुका तालाब में डुबकी लगाई, फुर निकल कर उड़ गई। अब भाई साहब चिड़िया आ रही है, चिड़िया जा रही है, ये हाल हो गया है कि दरबार में हर आदमी को दूसरा आदमी चिड़िया दिखाई दे रहा है। कोई मुड़ रहा है तो शुतुरमुर्ग दिख रहा है, इधर बत्तख दिखाई दे रही है, इधर कौवा दिख रहा है, इधर चील दिख रही है। महाराज जा रहे हैं रसोई के अंदर तो महाराज की जगह मुर्गा बैठा दिखाई दे रहा है। हरम में जाते हैं तो महारानी की जगह उन्हें हंस बैठा हुआ नजर आता है। उधर से महारानी को दिख रहा है कि एक कबूतर चला आ रहा है, हर तरफ चिड़िया 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 ही खेल चल रही। जब 70-80 हजार चिड़िया हो गई, कितनी? और महाराज तो वजीर का दिमाग चला फिर से, कहले महाराज हाँ इससे पूछिए चिड़िया कितनी है। महाराज ने भाई बात तो सही है, अगर पता चल जाए कि चिड़िया कितनी है समझ में आएगा, कहानी ना खत्म हो रही है? अब आप भी उतावले हो रहे हैं जाने के लिए, आपको पता नहीं चिड़िया कितनी है। चलो मैं 1 मिनट थामा, होल्ड करो, ये बताओ ये तुम्हारी कहानी में चिड़िया कितनी है? कहले महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे कहानी के शुरू में ये बात कही थी। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसमें किसी भी समय कितनी चिड़ियाएं आ रही हैं और कितनी चिड़ियाएं जा रही हैं और कितनी चिड़ियाएं आ रही हैं और कितनी चिड़ियाएं जा रही हैं, ये तो प्रभु राम ही बता सकते हैं। तो 80,336वीं चिड़िया आई, एक दाना चुका तालाब में डुबकी लगाई, खुद। अब भाई साहब फिर चिड़िया उड़ रही है, ऐसा चिड़िया चिड़िया हो गया, पूरे राज्य में खबर फैल गई कि राजधानी में चिड़िया उड़ रही है पर किसी को दिखाई नहीं देती। जब 3-4 लाख चिड़िया उड़ गई, कितनी? तो वजीर का दिमाग चल गया फिर से, कह रहे महाराज हाँ इससे पूछिए वो पेड़ के नीचे पीपे कितने रखे। राजा का दिमाग चला, कहले हाँ भाई पीपे की तो गिनती हुई थी, अगर पता लग जाए पीपे कितना खाली को समझ में आ जाएगा। कहले भाई थाम और हाँ ये बताओ ये जो तुम्हारी कहानी है इसमें पीपल के पेड़ के नीचे गेहूं के पीपे कितने रखे हुए हैं? कहले महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहानी के शुरू में आपसे ये बात कही थी। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसमें किसी भी समय कितनी चिड़िया आ रही थी और कितनी चिड़िया जा रही थी, और उस पीपल के पेड़ के नीचे 20 पीपे गेहूं के रखे थे, और अभी तो महाराज पहला पीपा 1/4 खाली हुआ। अब जो महाराज ने ये सुना था भैया इसको 100 रुपये इनाम में दे दो, हरि अनंता हरि कथा अनंता। झंडे के ऊपर तुषार कदम, लाइट्स के ऊपर अमोक फटके और बैक स्टेज देवेंद्र सिंह कुशवाहा। हम बहुत ममनून हैं हॉलीवुड शूट के, मोहतरमा रविशंकर जलील साहब के और इदरीस साहब के और पूरे यहाँ स्टाफ के कि आपने इस मोहब्बत के साथ हमें यहाँ बुलाया, और आप सबके कि आप यहाँ पे आए और हमें इस एजाज से बख्शा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं गालिब इंस्टीट्यूट और हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से ख़ास तौर से इस बेहतरीन पेशकश के लिए दानिश हुसैन साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि इतनी शानदार पेशकश उन्होंने यहाँ पेश की है। और मैं तमाम हाजरीन का भी मशकूर ममनून हूँ कि आपने
अपना कीमती वक्त दिया, आप यहाँ तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। अब मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा, जो हम सब ड्रामा ग्रुप की चेयरपर्सन हैं, उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और गालिब इंस्टीट्यूट हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से दानिश हुसैन साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश फरमाएं। मोहतरमा डॉक्टर रक्षंदा जलील साहिबा। मैं भी ले लूं। सभी हजरात से मेरी ये भी दरख्वास्त है कि कल हमारा आखिरी प्ले मजाज जिंदा है, वो पेश किया जाएगा। आपसे बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त है कि कल भी आप तशरीफ लाएं और उसे कामयाब बनाएं और महसूस हों। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बेगा मेरे जी जी बिल्कुल। ठीक है, खैरियत। जी